नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़। क्या हुआ मम्मी जी, आज आपने डिनर नहीं बनाया और अंश के कपड़े भी नहीं बदले, जबकि कितनी बार कहा है दिन भर में इसके कपड़े बदलते रहिए। अपने बेटे को सुबह के कपड़े में ही देख। कविता सासू माँ जयंती जी पर चिल्ला रही थी। बहू, आज सुबह ही मन अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद जैसे तैसे अंश का ध्यान रखा है। तुम आ गई हो तो एक कप चाय बना कर दे दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। जयंती जी सिर दबाते हुए बोली। मम्मी जी, मैं कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं हूँ ना, जो थकती नहीं और सब हाजिर कर दूंगी। आप खुद बनाकर पी लीजिए। एक तो डिनर भी नहीं बनाया, ऊपर से चाय की फरमाइश। कविता भुनभुनाते हुए बोली। अंश को जयंती जी के कमरे से अपने कमरे में ले जा रही थी कि मोबाइल बज उठा। देखा तो उसके पति महेश का फ़ोन आया हुआ था। हेलो, सुनो, कुछ देर में बात करती हूँ, तल्ख लहजे में कहे कविता ने फ़ोन रख दिया। जयंती जी किसी तरह उठकर रसोई में चाय बनाने रखी ही थी कि उन्हें चक्कर सा महसूस हुआ और श्वास पेन पर हाथ लग नीचे गिर गया। आवाज़ सुन कविता भागती हुई आई। सास को संभालने की जगह वो उन पर झल्लाने लगी। बहू, कह रही हूँ तबीयत खराब है, फिर भी तुमने मेरी ना सुनी। मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं जो हर पल हुक्म मानती रहूँ। आने दो, कल शनिवार है ना, महेश आएगा तो उसको बोल कर वापस गांव ही चली जाऊंगी। जयंती जी दर्द से कराहते हुए बोली। ये सही है आपका, जरा सी बात हो गांव जाने की धमकी दे देती हैं। रहना तो आपको यहीं है, अंश की देखभाल कौन करेगा फिर? कविता आंखें चमकाते हुए बोली। जयंती जी बिना चाय पिए और बिना खाना खाए सोने चल दी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। महेश के बापू यही दिन दिखाने के लिए अकेला छोड़ गए, साथ ही ले चलते तो कम से कम बहू के ताने तो ना सुनने को मिलता। देख रहे हो ना कैसे बात करती है। सामने पति की तस्वीर देख बिलख पड़ी जयंती जी। महेश जब कॉलेज में ही था, पिता चल बसे। गांव में रहने के बावजूद चाहत थी बेटा गांव में ना रहे, पढ़ाई कर नौकरी पर लग जाए। महेश के लिए जयंती जी ने फिर एक ज़मीन बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। पढ़ाई के दौरान कविता से पहचान हो गई, पर दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था। जयंती जी को बेटे की पसंद पर क्या ही एतराज़ होता। शादी के बाद कुछ समय तक जयंती जी गांव में ही रहीं। महेश और कविता अलग अलग शहरों में रहकर जॉब कर रहे थे। छुट्टी के दिन ही मिलना होता। जब कविता माँ बनने वाली थी तो महेश माँ को कविता के साथ रहने के लिए ले आया। यहाँ आकर जयंती जी अवाक रह गईं। कविता ना तो घर में खाना बनाती, ना साफ सफाई करती। जब भी महेश आता वहीं सफाई किया करता। जयंती जी ने महेश से अकेले में पूछा, बेटा ऐसे कोई कैसे रह सकता है? तब महेश ने एक काम करने वाली सहायिका रखने का सुझाव दिया और रसोई जयंती जी खुद करने की हामी भर दी। बहू से ऐसे हालात में क्या ही करवाती, पर काम वाली का असमय आना जयंती जी को भारी लगने लगा और वो उसे हटाकर सब काम खुद करने लगी थी। कविता बड़े घर की बेटी थी और जयंती जी ने नोटिस किया महेश भी कविता से कुछ करने को कभी नहीं कहता, खुद ही कर दिया करता, चाहे वो उसके जूठे बर्तन ही क्यों ना हटाने हों। जयंती जी कविता को कहना भी चाहती तो महेश ही मना कर देता। माँ, रहने दो ना, काम करके आती फिर घर में काम, ऊपर से ऐसा शरीर। जयंती जी ऐसे में क्या ही कहती। अंश के होने के बाद कविता और मनमानी करने लगी थी। अपने बेटे तक की सारी जिम्मेदारी जयंती जी पर डाल दी थी। पोते के मोह में जयंती जी भी चुप रह जाती थी, पर आज का दिन उन्हें बेचैन कर गया था। वैसे वो कम ही बीमार पड़ती थी, पर आज न जाने सुबह से मन अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में वो बस अंश का ही ध्यान जैसे तैसे रख पाई थी। सोचते सोचते जयंती जी सो गईं। कविता हाल तक पूछने ना आई। दूसरे दिन तड़के ही महेश आ गया था। सुबह जब जयंती जी कमरे से बाहर निकल कर नहीं आईं तो महेश माँ से मिलने गया। माँ कह जैसे ही उन्हें छूने को हुआ उनका बदन तप रहा था। कविता, कविता, महेश जोर से चिल्लाया। क्या है?
पैर पटकते हुए कविता ने कहा, माँ को बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। महेश ने चिल्लाकर कहा, अरे उम्र हो रही है तो हो गया होगा बुखार, इसमें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंसानियत के नाते ही देख लेती। माँ मेरी है पर तुम्हारे लिए वो यहाँ पर रहती है, साफ सफाई खाना सब माँ ही करती है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे की देखभाल भी वहीं करती है। मेरी जॉब यहाँ होती तो अलग बात थी। मुझे सच में आज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं माँ और अंश को लेकर चला जाऊँगा। तुम रहना यहाँ जैसे जी करे। जब तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो आ जाना, और नहीं तो अंश को साथ रखना चाहो तो अपनी माँ को बुलाकर देख लो। महेश तमतमाते हुए बोला। ठीक है, मैं अपनी माँ को बुला लूँगी। कविता ने भी ताव दिखाते हुए कहा। ये क्या कह रही है बेटा, मैं और तेरे पास आकर रहूं? अरे तेरे पापा और छोटे भाई बहन का क्या होगा फिर? देख, जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांग ले। कोई बाहर वाली आकर भी अंश का ख्याल वैसे नहीं रख सकती जैसे दादी रखती है। हो सके तो साफ सफाई के लिए रख लो किसी को। और हाँ, थोड़ा काम तुम भी किया करो। बेटा महेश बहुत अच्छा लड़का है, और जयंती जी तुम्हारे लिए जो कर रही, बेटी की माँ भी इतना नहीं करेगी। कविता की माँ ने समझाते हुए कहा। कविता सोच में डूब गई। इतनी जल्दी अकड़ जा तो नहीं सकती थी, फिर भी बेटे के खातिर जयंती जी और महेश से माफ़ी मांग ली। जयंती जी की हालत देख महेश साफ सफाई के लिए काम वाली रखवा दिया। अब कविता भी धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रही थी। जयंती जी बहू से उतना ही बात करती जितनी ज़रूरत हो। वो भी समझ गई थी सिर पर चढ़ाया तो तांडव करने लगेगी, इसलिए थोड़ी अकड़ उन्हें भी रखनी होगी। अब वो जो हुक्म मेरे आका वाली जयंती बनकर नहीं रहेंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।